Hey everyone, welcome back to another learning video. आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा स्ट्रैटेजी है इसमें से जो कि मैं यूज करता हूँ, उसमें से एक ये स्ट्रैटेजी है। और मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ कि ये कोई भी ना रिकमेंडेशन नहीं है या फिर कल नेक्स्ट डे जाके आप ये स्टॉक में ट्रेड करने लगो तो मे भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट मैं एग्जांपल के लिए आपको ये समझा रहा हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग ना जो इंट्राडे करते हैं, तो हम लोगों का इंट्राडे पोजीशन या फिर आप एफएनडो में भी पोजीशन लेते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे कि हम लोगों को मोमेंटम को राइड करना होता है शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे आपको इंट्राडे कर रहे हैं तो 9:15 टू 3:15 तक आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड या फिर जो भी ट्रेडिंग करना है कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों को उसमें ज्यादातर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको बेटर होगा कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि स्विंग के लिए डे टाइम फ्रेम या फिर वीकली, जो वीकली टाइम फ्रेम होता है उसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल दीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट इंट्राडे के लिए आप लोग को मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम में निकालिए और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में निकालना होगा। जे- तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लूंगा कि एग्जांपल थ्रू आपको समझाने में मुझे थोड़ा इजी होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं ना आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस में। अगर इसमें देखेंगे तो ये स्टॉक ना एक तो फॉल हो रहा था, तो उसका बाद ना कभी भी ये अपना जो प्रीवियस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन था उसको कभी ब्रेकआउट नहीं किया था। ब्रेकआउट, हालांकि ब्रेकआउट करने की भी अटेम्प्ट किया है बट उसमें से रिवर्स आया है। अगर फिलहाल के लिए अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आज का कैंडल, लास्ट 1 आवर का ट्रेडिंग कैंडल देखेंगे तो ये उसको ब्रेकआउट किया है, उसका साथ साथ सस्टेन भी किया है। और वॉल्यूम देखेंगे तो बाइंग वॉल्यूम उसका बाद जो सेलिंग हुआ है उसका कंपैरेटिव टू लो है। और टेक्निकली अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एक उसके लिए रेजिस्टेंस जोन भी क्रिएट हो रहा था। ये वाला जो जोन है उसके लिए टेक्निकली एक रेजिस्टेंस जोन भी क्रिएट हो रहा था। इसमें अगर ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट होने के बाद अभी स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट जोन पे होल्ड किया है। फर्दर इसका अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या फिर नेक्स्ट कैंडल इसका ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसका ऑफ साइड देख सकते हैं। और जैसे कि हम बोले कि अगर इसमें आप मतलब कोई भी अप्रोच कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, एक प्रीवियस स्विंग जो है उसका ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप जो कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग कर स्विंग सॉरी इंट्राडे कर रहे हैं या फिर एफ एंडो में कर रहे हैं तो उसमें आप दोनों एक साथ स्टॉक का चार्ट भी निकालिए और आपका जो प्रीमियम का चार्ट। अगर आपका प्रीमियम स्टॉक अप साइड मूव दे रहा है और प्रीमियम स्लोली मूव कर रहा है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर स्टॉक का साथ साथ स्टॉक का मूवमेंट का साथ साथ आप तो एंट्री एग्जिट आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ले लिए, फिर उसको बाद आपको स्विच करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर स्टॉक भी ऑफ साइड मूव दे रहा है, ये खास करके आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन के लिए। अगर स्टॉक का साथ साथ ऑप्शन भी सेम काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है तो आपके लिए फेवरेबल होगा कंपेरेटिव टू, अगर मान के चलो बहुत सारे क्योंकि हम लोगों को ऑप्शन में ना टाइम डिके भी होता है। टाइम डिके को इसी के लिए ऑप्शन थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट अगर आप इक्विटी में लेंगे तो आपका 1 आवर टू 15 मिनट 30 मिनट आप स्विच कर सकते हैं टाइम फ्रेम। लेकिन ऑप्शन के लिए आप लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज कीजिए ताकि आपको ऑप्शन को ज्यादा टाइम ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं आउट ऑफ द टॉपिक हो गया था। तो अभी इसमें जब अगर ब्रेकआउट आता है तो ये ऑफ साइड देना चालू करेगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक यहाँ से ऑफ साइड मूवमेंट देता है ना, नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 930 के आसपास आ रहा है, 1930 के आसपास आ रहा है। फर्दर आपको नेक्स्ट ऑफ मूव आएगा तो 941 का आसपास आ रहा है। तो ऐसे करके ये जो रेजिस्टेंस है ना 1 आवर कैंडल में जो भी, ये एक सप्लाई जोन का हिसाब से काउंट होगा। नेक्स्ट ये एक सप्लाई जोन का हिसाब से काउंट होगा। अगर ये सबको भी ब्रेक कर देता तो फिर से लास्ट उसका सप्लाई जोन है 2000 आसपास में, ये एक सप्लाई जोन का हिसाब से एक्ट करेगा। मैं अप्रोचिंग स्टाइल बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारा स्टॉक में, और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम भी देख रहे हैं, कोई क्लासिकल चार्ट पैटर्न हम लोग जो डे टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर पोजिशनल बाई करना है 1 मंथ में देख रहे हैं या फिर वीकली देख रहे हैं, सेम सेम काइंड ऑफ अगर प्राइस एक्शन को लेके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको
यही अप्रोचिंग स्टाइल रखेंगे जो कि मैं भी खुद रखता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हीरो मोटर कप में। अगर हीरो मोटर कप में आप अगर सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ना एक फॉलिंग रेजिस्टेंस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अभी के लिए ये हीरो मोटर कप अगर आप इसको जूम करके भी देखेंगे, अगर 1 आवर कैंडल स्टिक को देखेंगे तो ये काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न कॉन्स्ट्रक्ट मतलब बन रहा है। जब भी ये जोन उसका जो है 4165 जोन को ब्रेकआउट करता है तो ये फर्दर ऑफ साइड देना स्टार्ट करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है 4154 जोन, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फर्दर उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 4195। क्योंकि स्टॉक है और छोटा इसमें जो 1% 2% आप पर डे मूव कैच भी कर लिए तो मोर देन एनफ है। अगर आप एफओ कर रहे हैं तो अच्छा ठीक ठाक पैसा निकल जाता है। और इंट्राडे कर रहे तो ऑलमोस्ट आपका 30-40 पॉइंट मिल गया, मोर देन एनफ हो गया। और आपका एसएल भी ना, ये जो छोटा छोटा कैंडल आ रहा है 1 आवर का, अगर आप बहुत छोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम को स्विच कीजिए। तब 15 मिनट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर कहीं पे सपोर्ट कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर रहा है तो वो जोन को एसएल कंसीडर कीजिए। 2-4-5 रुपया ऑलमोस्ट, अगर ये 4,000 का स्टॉक है तो आपका स्टॉप लॉस भी वही 20-30 रुपया का अंदर में आता है। तो 20-30 रुपया अगर रिस्क लेके आप 30-40 1:5, सॉरी 1:5 बोल रहा हूँ, ये टेक्निकली हर रोज पॉसिबल नहीं होता है, 1:1.5 भी निकल जाता है तो मोर देन एनफ। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ना ले तो बेहतर है। अगर हम हमेशा ट्राई कीजिए, क्योंकि आप इंट्राडे में ना ये गारंटी नहीं दे सकते कि एवरी एंट्री में एवरी ट्रेड में आपका 1:2 1:3 आएगा। बट हाँ, कोशिश कीजिए कि जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ना आए तब तक आप उसमें एंट्री ही मत करो। क्योंकि अगर आपको मान के चलो कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होया और फर्दर अब आपका जस्ट ओवरहेड रेजिस्टेंस नियर बाई है और आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले सकता है, तो आप उसमें एंट्री मत करो। ट्राई करो कि उसको अवॉइड करने के लिए अगर जैसे ही आपको मार्केट क्लोज होता है तो आप अपना वॉच लिस्ट बनाइए, उसको स्कैन करते रहिए और ट्राई कीजिए कि ज्यादा जो स्टॉक में लिक्विडिटी है उसी को अप्रोच करने के लिए। अगर आप छोटा कोई लिक्विडिटी कम होगा कोई स्टॉक में एंट्री कर जाएंगे तो उसमें हो सके तो बॉटम साइड सर्किट लगा दे या फिर कुछ भी हो जाए तो उस सब स्टॉक में अवॉइड कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि जो निफ्टी में एफ एंडो में होता है, एफ एंडो सेक्शन होता है, एफ एंडो में ऑलमोस्ट आपका 230-240 स्टॉक है, उसमें ट्राई करो कि उसका वॉच लिस्ट बना के उसको स्कैन करने के लिए ट्राई करो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ना क्यूमिन सीड। अगर क्यूमिन सीड में देखेंगे कि ये लोअर बना रहा है और अगर हम इंडिकेटर यूज करते हैं तो आरएसआई में ना एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। यानी आरएसआई हम इसीलिए यूज करते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम ट्रैक करने के लिए। जी, आपको पता होगा कि आरएसआई का फुल फॉर्म ही है कि मोमेंटम ट्रैकिंग इंडिकेटर बोलते हैं आरएसआई को। और इसमें मैं एमएससीडी भी यूज किया हूँ कि इसमें एमएससीडी में एक क्रॉसओवर भी आया। अगर आप ये देखेंगे तो हिस्टोग्राम जो ग्राफ है उसमें भी जो वॉल्यूम भी हल्का हल्का जनरेट हो रहा है। अगर बट आप प्राइस एक्शन का हिसाब से देखेंगे, मैं जनरली आरएसआई इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो आपको और थोड़ा कन्विंस करने के लिए समझाने के लिए मैं दो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल बेसिकली इंडिकेटर का काम ये होता है ना कि ये दोनों ही लेगिंग इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब लेगिंग ही होता है। बट हम लोग जब कोई नया रूट में जाते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए कि कोई डायरेक्शन बोर्ड चाहिए या फिर कोई नोटिस बोर्ड चाहिए, कि ताकि हम लोगों को और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इंडिकेटर का हेल्प लेंगे तो क्या है कि आपको थोड़ा कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, ट्रेड में तो प्रॉफिट लॉस होता ही रहता है क्योंकि कोई भी नहीं है कि। और आप ट्राई कीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड का ऊपर मान के चलो कि 20-40-60% भी आपका ट्रेड सक्सेस हो गया और रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट आप ट्राई कीजिए कि ये स्टॉक में हम, ये आउट ऑफ द टॉपिक में बार बार जा रहा हूँ, ये स्टॉक में सॉरी स्टॉक में देखेंगे कि एक डाइवर्जन बन रहा है। अगर इसमें कोई भी ब्रेकआउट आता है ये तो फर्दर इसका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 296। ये इसको ब्रेक करता है तो फर्दर आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3154। क्योंकि अभी नियर बाई इसमें हम लोगों को कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो प्रीवियस कैंडल का हाई होता है ना उसको आज रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। और आज का जो लास्ट स्टॉक देखते हैं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखेंगे तो ये एक स्टॉक ना जब फॉल हुआ
और उसका बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इसमें अगर आपका ब्रेकआउट आता है तो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 759 पे, और इसमें इसका ब्रेकआउट जो है 765। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है ना, उसका फर्दर रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 775 का। ये रेजिस्टेंस ले सकता है क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक सप्लाई जोन था, क्योंकि यहीं से सप्लाई आया था और ये जोन से सेलिंग पे आया था। और इसी में से कॉन्स्टेंटली ये जो जोन होगा ये क्रूशियल होगा, क्योंकि इसको मेरे हिसाब से जो छोटा टाइम फ्रेम है इसको ब्रेक करने में उसको हो सके तो टाइम लगेगा, या फिर यहीं से ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई ना ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोचिंग स्टाइल होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, या फिर आप एफ एंड ओ में भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका अप्रोचिंग स्टाइल मैं समझाने के लिए आपको ट्राई कर रहा था। और होप्सो मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मेरा पास जो भी नॉलेज है मैं आपको थोड़ा डिलीवर करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ रहा है, या फिर ऐसे डिफरेंट टाइप टॉपिक पे आपको वीडियो कोई टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नया कुछ लर्निंग वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।